100 से भाग करूंगा तो 0.05 आएगा, ठीक। अगर फिर किससे 5 को 1000 से भाग करूंगा तो 0.005 आएगा। कहने का मतलब है जब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, देख रहे हो जीरो की तरफ पहुंचता जा रहा है, 0.5 0.05 खत्म होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा, जीरो की तरफ पहुंच रहा है। एक बॉल को छोड़िए, कौन बॉल जल्दी नीचे आ जाएगा, वही उसकी स्लोप हो जाएगी, मतलब उसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ जल्दी आएगा 5, यानी कि M5 की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, फिर M4 होगा, फिर M3 होगा, फिर M2 होगा, फिर M1 होगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी स्लोप, ढाल यही है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म SBS क्लासेस में, जहां पर सिर्फ हम पढ़ने नहीं आते हैं बल्कि हमारा सपना टॉपर बनने का होता है। तो इसी में हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास 11th और 12th के लिए बेसिक मैथ। याद रखिएगा, रटने की हर एक रस्मों को तोड़ेंगे और फिजिक्स और मैथ के कॉन्सेप्ट्स को दिल से जोड़ेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा SBS क्लासेस के साथ। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, आज हमारा क्या काम है, बेसिक मैथ्स। आज हम सब बेसिक मैथ्स पढ़ने वाले हैं। याद रखिएगा, जैसे चलने, अगर हमारी रीढ़ ना हो तो हम चल नहीं सकते हैं, रीढ़ की हड्डी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपको 11th और 12th के मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस लाना है तो आपको सबसे पहले बेसिक मैथ्स ही आने चाहिए, क्योंकि हर जगह डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन हर एक चीज़ आती है। पता लगता है कि VT ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन दे देता है, त्वरण दे देता है, पता ही नहीं क्या है स्लोप क्या है। अवकलन, एरिया अंडर कर्व, जो हमें जैसे मान लीजिए AT ग्राफ का एरिया जो होता है हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। लेकिन जब हमें पता होगा, जब हमारी बेसिक मैथ्स अच्छी होगी तभी हम समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमको बेसिक मैथ्स सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। तो मेरा नाम तरुण, आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम बेसिक मैथ्स में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेसिक मैथ्स में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, बेसिक मैथ्स में ये तो हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक मैथ्स में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें कम से कम हमारी 6 से 7 वीडियो होगी। तो आज तो हमारा आप टॉपिक देख ही रहे हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्लोप, ढाल या प्रवणता। और इसी के साथ हम इसमें क्या देखेंगे कि ग्राफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं वो 12th का ग्राफ बनाएंगे। बस आज जुड़े रहिएगा, आप सब देखिएगा कैसे आप 12th के ग्राफ तो आप आज ही बनाएंगे। 11th का तो बनाएंगे ही है, 12th वालों के लिए भी है। फिर दूसरी क्लास हमारी जो होगी वो किस पे आएगी, अवकलन पे। हम इसमें अवकलन देखेंगे। इसमें फिर हमारी तीसरी क्लास जो होगी वो किस पे आएगी, समाकलन पे। कम से कम 6 से 7 क्लास में हम आपका बेसिक मैथ खत्म कर देंगे। और तब आप लोग फिजिक्स में जब जाएंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ के आए हैं। फिर उसके साथ हमारा त्रिकोणमिति का भी, बहुत लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब में कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो हमको पढ़ने तो बहुत पढ़ेंगे, थोड़े से टफ भी पढ़ेंगे, लेकिन इतने टफ नहीं। आप जब समझेंगे तो आपको सब आएगा। अवकलन के साथ हम लोग इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोलते हैं। तो लगभग हमारी ये 4 वीडियोस ये हैं, प्लस एक दो मैं तो वैसे ही बेसिक्स के बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ये सब हमारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इनके बिना फिजिक्स में जाना मतलब मूर्खता ही होगी। एक बात समझ लीजिए, इनके बिना अगर हम फिजिक्स में गए तो समझ लीजिए फिर बंटाधार है। तो आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, प्रवणता। तो चलिए सबसे पहले प्रवणता शुरू करते हैं। आखिर प्रवणता है क्या, आखिर प्रवणता, स्लोप जिसको कह रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं स्लोप, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवणता। अब प्रवणता, स्लोप की एक हिंदी और क्या होती है, ढाल। इसको क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ठीक। अब ढाल क्या होता है, अब गांव में आप लोगों ने सुना होगा ढलान। अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये मेरा हाथ है, इसमें कोई ढलान है नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे इसको झुकाता जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, ढाल बनती चली जाएगी। मतलब समझ लीजिए अगर मुझको पानी गिराना है तो ढाल ऐसे होगी तभी तो पानी गिरेगा। और इसे कर दिए ज़्यादा, ढाल कर दिए, ढलान ज़्यादा कर दिए, गाँव में क्या बोलते हैं, ढलान हो गई है। तो ढलान यही ढाल है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 2 पहाड़ चढ़ने हैं, एक पहला पहाड़ ये है और दूसरा पहाड़ है ये। अब बताइए कहाँ मैं आसानी से चढ़ सकता हूँ। इस पे चढ़ने तो मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ढलान ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि मैं गिर जाऊंगा। अगर ढलान ज़्यादा रहेगी तो मैं गिर जाऊंगा, ठीक। अब इसकी ढलान क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, आप लोग क्या, वो स्कूल में क्या होता है, सरकौना होता है ना, जिस पर क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरा सरकौना एक इस तरीके से है
हाँ, और एक जो है हमारा इस तरीके से है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से सरकना है, तो यहाँ से तो मान लीजिए थोड़ा सा कम चोट लगेगी, यहाँ भड्डे से क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो यही होता है ढलान की कोई कितना स्टीपनेस, यानी कि स्टीपनेस हमको बतानी उसकी। तो आप ये देखिए इसकी ढलान ज़्यादा है, यहाँ से अगर इस लाइन से मैं इसका एंगल देखूँ तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा जो थीटा 2 है वो ज़्यादा है किससे, थीटा 1 से। तो ढाल इसकी क्या है, इसकी ढाल क्या है, ढाल 2 की ज़्यादा है किससे, ढाल का कहने का सीधा सा मतलब सिर्फ यही है कि कौन ज़्यादा ढलान है। ये तो इस लैंग्वेज में होगा, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में दूसरी तरीके से ढाल देखते हैं। तो अब जब हमको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखना है तो अब चलिए फिजिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक, अब ढाल को हमको फिजिक्स की लैंग्वेज में देखना है। चलिए, ठीक ठीक ठीक, देखिए मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक, मान लीजिए मैं एक्स, एक लाइन है, इस पे एक ग्राफ बना है, मान लीजिए x1 है, x1 के लिए एक वैल्यू क्या है, y1 है, ये x2 है, और इसके लिए क्या वैल्यू है, y2। देखिए जब हमारे x1 से लेकर x2, अगर इन दोनों में डिफरेंस, अगर हमारे x में डिफरेंस आ रहा है तो क्या हमारे y में डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये y1 है, ये y2 है। कहने का मतलब है अगर हम x में चेंज कर रहे हैं तो हमारे y में भी चेंज हो रहा है। जैसे y को अगर मैं लिख दूं क्या, x + 2, तो अगर x1 की वैल्यू 1 रख दें तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू अगर हम लोग क्या रख दें, 2x बराबर रख दें क्या, 3 रख दें, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू में कितना चेंज आया, 3 में से 1 जाएगा, x की वैल्यू में डिफरेंस जो आएगा डेल्टा x बोलते हैं। x में कितना अंतर आया, 2, तो y में हमारा कितना चेंज आया, 5 और 3, इसमें भी 2। यानी कि अगर x को चेंज कर रहे हैं तो y, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम होगा, लेकिन अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो हमारा y भी चेंज हो रहा है। इसीलिए देखिए मान लीजिए ये पहाड़ था, अब मैं इस पे चढ़ना शुरू कर रहा हूँ, चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया चढ़ते गया, यहाँ पहुँच गया। अब मैं x में कितना चल चुका हूँ, ये हो गया हमारा x, और y में कितना चल चुका हूँ, ये हो गया हमारा x। तो मतलब कहने का मतलब होता है जो हमारी स्लोप, अगर इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है, इस लाइन की मुझे स्लोप या ढाल निकालनी है जिसे हम m से दिखाते हैं, अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो मैं क्या कहूँगा, कितना मैं, मेरे हाइट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन हाइट, यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई में कितना चेंज आ रहा है, और बटे में कितनी डिस्टेंस चल रहा हूँ, डिस्टेंस कितनी दूरी चल रहा हूँ, यही मेरी इस लाइन की क्या हो जाएगी, स्लोप। अब अगर यहाँ पे देखें तो मेरा x1 से x2 गया तो कितना, पहले हाइट देख लेते हैं, हाइट में कितना चेंज आया, डेल्टा y। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ AB, MAB, अगर AB की स्लोप निकालनी है तो सबसे पहले देखिए कितना चेंज आ रहा है, हाइट, हाइट में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा y, और x में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा x। अब बताइए अच्छा डेल्टा y कैसे निकाल सकता हूँ, ये y1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है, y2 ये हो गया। तो अगर मुझे डेल्टा x निकालना है तो y2 में से y1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा y। अगर उसी तरीके से देखिए ये x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से x1 है, तो मुझे यही वाला तो हिस्सा चाहिए, तो x2 में से ये पार्ट हटा देंगे तो यही बचेगा डेल्टा x, यानी कि x2 माइनस x1 हो गया। तो हमारी स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया किसी लाइन का, कि y2 माइनस y1। कहने का मतलब है कि हाइट, मतलब मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ तो मेरे हाइट में कितना चेंज हो रहा है और डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, इसका रेशियो ही क्या होता है, हमारा उस स्लोप होता है। अब देखिए अगर मैं इसी लाइन को ऐसे पीछे बढ़ा लूं तो ये एंगल इसके साथ कितना, ये लाइन इसके साथ थीटा कोण बना रही है। अब अगर आपको पता है ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार।
अब ये अगर थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी कि डेल्टा वाई, और आधार जो हो गया इसके साथ जो एंगल बना रहा है यही हो गया क्या। अब आपको क्या दिख रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता है, एम ए बी। तो यानी कि जो हमारा एम का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है, टेन थीटा। किसी की स्लोप अगर हमको थीटा दिया है, लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन जो कोण बना रही है, लेकिन देखिए एक्स एक्सिस के साथ इस दिशा में बना रही है। इस दिशा का कहने मतलब जैसे ये घड़ी है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा, जिसको क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त दिशा में। तो रेखा द्वारा एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनाया जाता है, उस कोण के टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का मान वही हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ स्लोप होता है। अब इतना समझ में आया होगा। सबसे पहली बात, स्लोप है क्या, ढाल। ढाल भाई ढाल, घर में कहते हैं ढाल ज़्यादा रखो, अगर नाली का पानी सही से बहना है तो ढाल, थोड़ा बहुत ढाल रहना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ, ऐसे 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 चढ़ रहा हूँ, तो मेरे कुछ एक्स में भी चेंज आ रहा है, वाई में भी चेंज आ रहा है, तो वाई अपॉन एक्स का चेंज जो होगा वही क्या होगा, हमारा स्लोप होगा। यानी कि एक्स में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वाई में चेंज आ रहा है। और इसी को आगे चढ़ के जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे तो यही डिफ्रेंसिएशन में भी काम आएगा हमारा। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको देखते हैं थोड़ा उस तरीके से। ये तो हमारा हो गया। अब देखिए, ढाल, प्रवणता, किसी सरल रेखा को झुकाव की उसकी क्या कहते हैं, प्रवणता या ढाल कहते हैं। इसे संकेत किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। तो इसको मैंने बता दिया। प्रवणता ज्ञात करने के सूत्र, जब दो बिंदु दिए हों, x1 y1 x2 y2, अभी मैंने क्या बताया था, जब दो बिंदु दिए हों, जब हमें दो बिंदु क्या दिए थे, x1 x2, और यहाँ पे कोई ग्राफ था y1 और ये क्या था y2, तब हमारा जो प्रवणता का सूत्र आया था वो क्या आया था, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो आया था हमारा प्रवणता का सूत्र। या फिर हम इसको किस में लिख देते हैं, डेल्टा y यानी कि चेंज इन y अपॉन डेल्टा x, x में जितना चेंज हो रहा है y में जितना चेंज हो रहा है। या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाइट अपॉन डिस्टेंस, या फिर इसी को एक और लिख सकते हैं क्या, राइज माने कितना उठ गए और कितना चल के आगे गए हैं, रन। तो यही सब फॉर्मूले हैं हमारे। और जब झुकाव कोण क्या दिया गया हो, थीटा, जब कोई लाइन, यही लाइन, ये लाइन अगर मान लीजिए कोई लाइन है जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा के साथ क्या बना रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में थीटा कोण बना रहा हो। याद रखिएगा ये थीटा, ये जो हमारा थीटा है ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ किस दिशा में, वामावर्त, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया क्या होता है, कोण होता है। धनात्मक अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण क्या होता है। और इसके लिए तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, m बराबर tan थीटा। ठीक, m बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा। अब ये आपको फॉर्मूले याद हो। अब हम देखेंगे tan थीटा। अब मुझे पता है tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, जीरो, इनफाइनाइट, निगेटिव सब होती है। तो हम तरह तरह के स्लोप्स, लाइन के स्लोप देखेंगे कि कहां पे क्या है। देखिए देखिए, अब हमको पता है कि m बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। अब मान लीजिए हमारी जो पहली लाइन है ये हमारा y x हो गया, ये y हो गया। अब ये मान लीजिए ये लाइन है ऐसे ही, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है इसके साथ। दूसरे में क्या ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं जो मेरा कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री। ठीक, तीसरा मैं ले लेता हूं क्या, एक लाइन ये ले लेता हूं। चौथा
एक लाइन ये ले लेता हूं, ठीक। अब देखिए, अब मुझे इन सब में क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है, अगर एंगल दिया हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो मुझे पता है tan थीटा की जगह 30 डिग्री, ये देख लो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, खटाक से इधर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप। अब इसमें देखते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा यानी कि tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 60 सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। tan 60 और tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, यानी कि हमारी स्लोप क्या हो गई, निगेटिव। अब इसको देखते हैं, ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अरे जरूरी नहीं कि यहीं पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे उठा के रख लो, इसी एक्स को यहाँ पे उठा के रख लो, तो ये लाइन इसी के ऊपर है, यानी कि इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 0, यानी कि हमारा थीटा क्या है, 0 है। थीटा अगर 0 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर m बराबर tan 0 डिग्री, और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अब खुद देखो, मैं ढाल ऐसी है, मान लो ये ढाल है, यहाँ से बॉल अगर गिराएंगे तो गिरेगी, और इधर कर दिए तो और गिरेगी, और जब एकदम सीधे कर देंगे तो कितनी ढलान होगी, पता लगेगा यहाँ से फटाफट नीचे, तो ढाल बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि इनफाइनाइट ढाल हो जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है, यहाँ पे हमको क्या मिली है, जो ढाल मिली है क्या मिली है, पॉजिटिव, यानी कि क्या मिली है, धनात्मक। और यहाँ पे जो ढाल मिली हो क्या मिली है, ऋणात्मक। यहाँ पे हमको ढाल क्या मिली है, शून्य, और यहाँ पे क्या मिली है, अनंत मिली है, अनंत मिली है। अब देखिए यहाँ पे हमें चार तरीके से मिल रही है, कब निगेटिव कब पॉजिटिव। आप खुद देखिए, जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, हमारी थीटा क्या है, वो हमारा लेस देन क्या है, 90 है, तब हमको क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और जैसे ही थीटा से इधर जाना शुरू कर दिए, थीटा जैसे क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 हो गया, और 180 से हमारा क्या है, छोटा है, ठीक। इन दोनों के बीच में अगर है, ये गलत हो जाएगा, 90 से बड़ा है, 180 से, आहा, ठीक, 180 अगर इसके बीच में है, जब थीटा जब इसको पार करके थीटा 90 डिग्री को पार कर देगा, तो स्लोप हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव। क्योंकि आपको पता है जो सेकंड चतुर्थांश यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें tan की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इसीलिए जब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है, निगेटिव। थीटा कब शून्य होगा, जब रेखा एक्स अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। जो हमारी रेखा है वो एक्स अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तब हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब रेखा एक्स अक्ष के 90 डिग्री पे हो जाएगी, यानी कि वाई अक्ष के समांतर हो जाएगी, तब हमारी स्लोप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। समझ रहे हैं। इस नेगेटिव स्लोप का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं कि कैसे। पॉजिटिव वाला तो समझ में आया, इस नेगेटिव वाले में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसको चलो मैं फिर से एक बार पॉजिटिव वाला एक बार और बताता हूं आपको। तो देखिए, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप को देखो, यही रेखा थी ना, पहला तो 120 डिग्री, और मुझे पता है एक लाइन पे कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मेथड 1 में तो हम लोगों ने निकाला था क्या, tan 120 डिग्री करके निकाला था, tan 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या आई थी, -√3। अगर मेथड 2 में आपको बताऊं तो आप इस एंगल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा,
पहले आपको इसके आगे माइनस ये फिक्स कर लेना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा, थीटा जो होता है पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया कोण होता है। लेकिन अगर मुझे इसको बताना है तो अब मैं क्या करूँगा, पहले ही माइनस लगा लूँगा और इसी, क्योंकि अब tan 160 बहुत लोगों को निकालना नहीं आता है, तो ये तरीका आप सीख लीजिए। तो मैं tan 60 की वैल्यू निकाल लूँगा, तो कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू माइनस में पहले से लगा लगे रखूँगा और tan 60 की वैल्यू जो होता है -√3 होता है। ठीक, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अगर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, अगर ये थीटा है और ये अल्फा है, तो आप या तो इससे जाएं, इससे तो आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर आप अल्फा लेकर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस आगे रख के पीछे tan अल्फा लगा देना है, बस यही हमारा निगेटिव स्लोप हो जाएगा। स्लोप कुछ है नहीं, आप कुछ समझिए। ये एक लाइन है, फिर ऐसे लाइन है, लो बिना मैथ के, ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है, लाइन 4 है, लाइन 5। स्लोप क्या है, आप यहां से बॉल छोड़िए, एक एक बॉल को छोड़िए, कौन बॉल जल्दी नीचे आ जाएगा वही उसकी स्लोप हो जाएगी, मतलब उसकी स्लोप ज़्यादा हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ जल्दी आएगा, 5 यानी कि M5 की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर M4 होगा, फिर M3 होगा, फिर M2 होगा, फिर M1 होगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी स्लोप, ढाल यही है। अगर इधर से देख लें, निगेटिव वाले में देख लें, तो आप खुद सोचिए, अगर कोई लाइन ऐसी है एक्स अक्ष के साथ, मान लीजिए ऐसी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो देखिए इधर ढाल कम है, इधर ढाल बढ़ती जा रही है, ढाल बढ़ती 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 गई, फिर एक टाइम आएगा कि जब ये 90 डिग्री बना लेगी तो ढाल हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इतना समझ में आया होगा ढाल के ऊपर। अच्छा, ढाल तो मैंने बताया आपको, जैसे देखिए अब क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आएंगे v बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने v और आई के बीच में ग्राफ बना दिया, तो इसके बीच में ग्राफ जो बनता है ऐसे बनता है। मान लीजिए स्लोप हो गई, मतलब थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं m बराबर, अब यहाँ पे क्या होता था, m बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या है, v है, v नहीं, x की जगह पे क्या है, i। अब कुछ समझ में आ रहा है, डेल v अपॉन डेल i, अगर v अपॉन i इसको लिख लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। यानी कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, v और i ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या दे रहा है, प्रतिरोध। क्या दे रहा है, प्रतिरोध। तो सुनिए, आपसे 11th या मतलब 12th वालों जो 12th में होते हैं, वो एक क्वेश्चन क्या बना सकते हैं आपसे। देखिए मान लीजिए मेरा ग्राफ है, v और i में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये R1 है, ये मेरा R2 है, ये इसके साथ θ1 कोण बना रहा है, ये इसके साथ θ2 कोण बना रहा है। अब बताइए, अच्छा बताओ, इसको बिना पेन के करते हैं, चलो। अब मुझे बताना है कि कौन सा प्रतिरोध ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है कि R1। तो मेरे दिमाग में पता होना चाहिए कि इसका स्लोप क्या होता है, m बराबर y अपॉन एक्स, वाई की जगह v और x की जगह i, यानी कि स्लोप जो है हमें प्रतिरोध दे रहा है। तो मुझे बताना है R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है। स्लोप अब खुद देखो बिना पेन के, R1 की स्लोप ऐसी है, बॉल छोड़ेंगे तो थोड़ा लेट में आएगी, लेकिन इसकी स्लोप कैसे है, भन्न से बॉल, यानी कि इसकी स्लोप क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप जो होता है, स्लोप हमारा v और i ग्राफ का स्लोप जो होता है प्रतिरोध देता है, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका प्रतिरोध ज़्यादा। यानी कि यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, R2 ज़्यादा है किसके, R1 से, R2 ज़्यादा है R1 से। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे tan θ1 देखिए, θ2 हमारा जो ज़्यादा है वो किससे ज़्यादा है, θ1 से, θ2 हमारा ज़्यादा है θ1। और आप जानते होंगे कि tan थीटा में 90 डिग्री तक, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की 1/√3, फिर ऐसे 45 डिग्री की कितनी होती है 1, 60 डिग्री की √3 होती है, 90 डिग्री की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है tan की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो tan θ2 भी ज़्यादा होगा किससे, tan θ1 से। और मुझे पता है tan θ1 क्या है, m2 है, यानी कि स्लोप दूसरे की, और ये क्या हो गया, m1 स्लोप है। और मुझे इतना भी पता है m2 स्लोप क्या देती है, प्रतिरोध देता है, यानी कि R2 ज़्यादा है R1 से। लो
ये हो गया इससे लगाने का, ये हो गया अपने दिमाग से लगाने का तरीका। और भी क्वेश्चन देखो, मान लो आपने विस्थापन और समय का ग्राफ बना लिया, एक्स और टी का ग्राफ बना लिया है। एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे विस्थापन है, और ये हमारा क्या है, समय है। अब मैं तुमको दो बना के दे रहा हूं। अगर मैं अब इसमें स्लोप निकालूं तो इसकी स्लोप निकालो, m बराबर डेल वाई अपॉन एक्स, वाई की जगह के पे क्या है, विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ जो विस्थापन में चेंज हो रहा है उसे क्या कहते हैं, क्लास नाइन्थ वेग। यानी कि मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो v ऐसे बढ़ते नहीं थे, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, वेग, तो यही होता है। लेकिन वेग नहीं देता है, इसको बाद में पढ़ेंगे, चेंज, वेग में चेंज देता है। तो अब मुझे पता चल रहा है कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या दे रहा है, वेग। अब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया क्या, दो दे दिए, v1 v2। अब मुझे बताना है कि कौन सा ज्यादा है, तो बिना पेन के करना है। v2 की स्लोप देख रहे हैं, v2 की स्लोप ये है, v1 की स्लोप ये, धड़ाम से आएगा, v1 ज्यादा हो जाएगा किससे, v2 से, तो v1 ज्यादा हो जाएगा किससे, v2 से, v1 ज्यादा हो जाएगा v2 से। नहीं समझ में आ रहा है, ये θ1 हमारा हो जाएगी θ2 ज्यादा है θ1 से, तो tan θ2 भी tan θ1 से ज्यादा होगा, तो m2 ज्यादा होगा, m1 मतलब m1 ज्यादा होगा, सॉरी इसके लिए एंगल 1 लीजिए, इसके लिए 2, क्योंकि ये v2 है, तो हमारा θ1 ज़्यादा हो जाएगा। तो θ1 अगर ज़्यादा हो गया तो tan θ1 भी स्लोप होती है, स्लोप ज़्यादा हो गई तो फिर हमारा क्या ज़्यादा हो जाएगा, वेग। अगर इसी तरीके से हमको इसमें दे दे, v और t में बनाकर दे दे, v मतलब क्या हो गया, वेग। तो अब इसकी अगर vt ग्राफ की हमको स्लोप निकालनी है, अब देखिए क्या निकल के आएगा, vt ग्राफ की स्लोप m बराबर डेल वाई अपॉन एक्स, वाई की जगह क्या रखेंगे, वेग नीचे x की जगह समय, और वेग अपॉन समय, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, क्लास 9th ए होता है त्वरण। अब मुझे अगर बताना है कि किसकी त्वरण ज्यादा है, अगर मैं a1 अपॉन a2 ले लूँ, स्लोप मुझे पता है vt ग्राफ का स्लोप हमको त्वरण देता है, तो मुझे ऐसे ही लगाओ, a1 ज्यादा, a1 की स्लोप ज्यादा, a2 की स्लोप कम, a1 ज्यादा, a2 से खत्म। कुछ था नहीं था ना, तो चलिए ये हमारा स्लोप हो गया। स्लोप निकालना, स्लोप क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे, अगर ये दे दिया तो हम क्या करेंगे, समझ में आया। यानी कि क्या क्या दे सकता है, आपको समझ में आ रहा है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा है, वेग दे रहा है। टी ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे रहा है, त्वरण दे रहा है। और इसको मैं फिर से अवकलन में पढ़ाऊंगा एक बार, हो सकता है समझ में आया होगा। अब तक एकदम बढ़िया से चल रहा है। अब हम चलिए अपना शुरू करते हैं दूसरा टॉपिक, जो हमारा क्या है, ग्राफ। जो क्या है हमारा ग्राफ, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ पढ़ने हैं, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, पहले सरल रेखा का। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब हमको क्या पढ़ने हैं, ग्राफ पढ़ने हैं। तो सरल रेखा का सामान्य समीकरण, अब इसको देखिए, सरल रेखा को जो सामान्य समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर होता है mx प्लस c। यही होता है हमारा क्या, सरल रेखा का सामान्य समीकरण। m क्या है, m जो भी पढ़ के आ रहे हैं, ढाल। c क्या होता है, इसको बोलते हैं y अंतःखंड। अब ये क्या बवाल है, y अंतःखंड क्या होता है। y अंतःखंड कुछ नहीं होता है। जैसे देखिए ये लाइन है, चलिए अब इसी को बताते हैं। तो इन ग्राफ लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई लाइन है ऐसे काट दी, कोई लाइन है ऐसे काट दी, तो y अंतःखंड क्या होता है, y अक्ष पर, y अक्ष पर रेखा जहां काट रही है, रेखा का कटान बिंदु क्या बोलते हैं, y अंतःखंड। रेखा कहाँ काट रही है, ये काट रही है, और मुझे पता है y क्या होता है, इस साइड में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे अंतःखंड हमारा क्या होगा, यहाँ पे कहाँ काट रही है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक, अब मान लीजिए कहीं पे ऐसे हो गया, कहीं पे ऐसे काट दी, अब यहाँ पे काट रही है, y अक्ष पूरी है, लेकिन अब हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर मैं ऐसे ही बना दूं, यहाँ से निकल गई, अब बताइए y अक्ष को कहाँ काट रही है, जीरो पे काट नहीं रही, y अक्ष को जीरो पे, तो यानी कि हमारा अंतःखंड यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही होता है हमारा अंतःखंड। और
जैसे और ले लीजिए, इधर हो गया, ये हो गया। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे सी हमारा पॉजिटिव है तो अब बताइए एम क्या है। अगर मैं इस रेखा की प्रवणता पूछूं तो थीटा हमारा 90 डिग्री से, यानी कि हमारा एम भी जो है क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये जो है 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रही है, यानी कि हमारा एम भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ पे एम पॉजिटिव है लेकिन अंतःखंड हमारा क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है, एम देख लीजिए, एक्स एक्सिस को यहाँ पे भी ऐसे ही बना लीजिए लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री से कम, यानी कि एम हमारा यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा ये, यानी कि दोनों की एम पॉजिटिव है, सी इसका लेकिन सी क्या है, निगेटिव है, और इसका सी क्या है, ये मान लीजिए यहाँ से थोड़ा काट रही है, यानी कि सी इसका क्या है, पॉजिटिव है। अब देख लीजिए, जैसे यहाँ से समझ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एम इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन काट कहाँ पे रही है, वाई अक्ष पे काटा गया रेखा द्वारा बिंदु वाई, यानी कि हमारा सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही है हमारे अंतःखंड। ये समझ में आया होगा ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका सामान्य समीकरण हमने क्या पढ़ा था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या थी ढाल, c क्या था अंतःखंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा सरल रेखा की, अब पहचानेंगे कैसे कि ये सरल रेखा का समीकरण होगा। तो सरल रेखा का समीकरण पहचानने के लिए आपको देखना है y और x की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात दोनों की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी y की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं। अगर ऐसा होगा, फिर y का गुणांक, y का गुणांक क्या हो, 1 हो। अब देख लिए यहाँ पे y हो सकता है आपको इक्वेशन में कुछ भी दे, ऐसे दे सकता है 2y बराबर एक्स प्लस 3। तो अब बताइए, अब लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं, पहले हम इसको y2 को इधर भेजेंगे, y का गुणांक 1 बनाएंगे तब इस समीकरण में आएगा, तब हमारे इस सरल रेखा के समीकरण में आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब m पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया y बराबर एक्स प्लस 3 y, अब इसकी मुझे इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले एक सरल रेखा है, काट कहाँ रही है, 3 पे, ये c है ना, c ही तो है, यानी कि 3 पे, कहीं यहाँ पे 3 होगा वहां पे काट रही है। m इसके आगे क्या लिखा है, 1 1 क्या है हमारा पॉजिटिव, यानी कि हमारी लाइन कैसे आएगी, ऐसे, ना कि ऐसे, ऐसे आएगी तो निगेटिव हो जाएगा स्लोप, यानी कि कुछ ऐसे ही होगी। ठीक, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया क्या, y बराबर माइनस एक्स प्लस 3। अब 3 पे तो काट ही रही है लेकिन स्लोप हमारी कैसी है, m की वैल्यू -1 है, स्लोप हमारी क्या है, निगेटिव है, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 है, सॉरी 3 पे काट रही है। फिर किसी भी तरीके से y बराबर 2 दे, y बराबर 2x। अब हमारी c है ये नहीं है, y बराबर c है ये नहीं है, यानी कि है ये नहीं है मतलब है ही नहीं c, तो कहीं पे नहीं काट रही है, यानी कि यहाँ से जा रही है। m क्या है, पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव है तो इस तरीके से, और इसी की जगह y बराबर -2x का दे दे तो इसको कैसे लिख सकते, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी हमारा क्या है, 0 है, m की वैल्यू क्या है, -2 है। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो c कुछ नहीं है, कटेगा, इधर से बना दूं नहीं, क्योंकि m क्या है हमारा, निगेटिव है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए y बराबर 5x, y बराबर 5x। अब इन सब का हम लोग क्या ऐसे जनरली ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे कि कैसे पॉजिटिव निगेटिव स्लोप कैसे बनेगी। ठीक, अब देखिए y बराबर 5x, इसकी अगर तुलना कर लीजिए, c है नहीं, यहाँ पे c क्या है, c हमारा क्या है, 0 है, c हमारा क्या है, 0 है, ये कलर शायद कम दिख रहा होगा। ठीक, c हमारा क्या है, 0 है, m बराबर क्या है, 5 क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी ग्राफ कैसे हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे कुछ होगा, c पॉजिटिव है मतलब c 0 है तो यानी कि यहाँ से जाएगी ओरिजिन से, m बराबर 5 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि इस तरीके से, ना कि ऐसे, गलत हो जाएगा। y बराबर 2x प्लस 6 है, m की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है, 2 है, और c की वैल्यू कितनी है, 6। अगर मैं ग्राफ बना दूं, c हमारा पॉजिटिव है, यानी कि 6 यहाँ पे कहीं पे होगा, और ऐसे काटते हुए जा रही होगी ये लाइन ऐसे। ठीक, y बराबर -x2, m बराबर क्या है यहाँ पे -1 है, c बराबर क्या है 2। अब मुझे पता चल रहा है m स्लोप है तो लाइन ऐसे जाएगी, c पॉजिटिव में काट रहा है, यानी कि यहाँ से ऐसे समझ लीजिए जा रही होगी ऐसे। y बराबर 5, y बराबर 5 को हम लोग क्या से y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 5। अब स्लोप क्या दी गई है, 0 0,
हमको क्या दी गई स्लोप। अगर स्लोप जीरो, अभी मैंने पीछे बताया था, अगर स्लोप जीरो होती है तो रेखा किसके समांतर होती है, किसके, y बराबर 5 किसके समांतर होती है, थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो मतलब x के साथ जीरो एंगल का कोण बना रही है। तो हमारी लाइन क्या है, ये यहाँ पे 5 काट रही होगी और ऐसे जा रही होगी, थीटा बराबर जीरो हो गया। 2y बराबर 3x, देखिए मैंने क्या बताया था, y का गुणांक क्या होना चाहिए 1, 2y बाई 3x। इसको इधर बनाते हैं, 2y बराबर 3x। तो हमको पहले सबसे पहले y का गुणांक 1 बनाना है, तो y इधर रहने दीजिए, यहाँ पे 3/2x हो जाएगा। m हमारा क्या है, पॉजिटिव है, c है नहीं, c यानी कि कितना है, जीरो है, तो यानी कि पॉजिटिव, m पॉजिटिव c जीरो, कैसे खटाक, ठीक। अब चलिए आगे, 3y प्लस 0x, ये आपका HW रहेगा, ये आपका एक होमवर्क रहेगा, समझ लीजिए। अब आप इस सबको बना के लाएंगे, ये कैसा बनेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा y का गुणांक, चलिए मैं एक दो और दे देता हूँ, दो और लिख लीजिए, 3y बराबर -2x प्लस 4, 3y बराबर -3x, बस 3 बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी सरल रेखा यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट। तुम्हारा दूसरा क्या है, आयताकार अतिप्रवलय, आयताकार अतिप्रवलय। अब इसको देखिए, अब यहाँ से थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, आयताकार अतिप्रवलय, इसका समीकरण क्या होता है कि इसका समीकरण होता है एक्स वाई बराबर क्या होगा, कोई नियतांक होगा, एक्स वाई बराबर क्या होगा, कोई नियतांक होगा। अब वो क्या होगा, अभी इससे मतलब नहीं है, एक्स वाई बराबर क्या होगा, कोई नियतांक होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है एक्स वाई का, अब मान लीजिए एक्स वाई का वैल्यू कोई नियतांक है क्या, सी है, ऐसे मान लेते हैं सी। वाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा, जब सोचिए कि अगर x की वैल्यू को मैं जीरो की तरफ बढ़ाऊं, x की वैल्यू को मैं जीरो की तरफ बढ़ाऊं, अगर ये चीज जीरो होगी तो y कहाँ पहुंच जाएगा, अगर किसी के डिनोमिनेटर में जीरो जाएगा तो y जो होता है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा कि नहीं, जीरो अगर ये हो रहा है तो ये y मतलब ये पूरा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, y की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगी। और अगर x की वैल्यू मैं इनफाइनाइट की तरफ कर दूं तो y की वैल्यू कहाँ जाने लगेगी, अब बताइए, x की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो y की वैल्यू कहाँ जाने लगेगी, खुद सोचिए। अगर ये चीज मेरी इनफाइनाइट, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, तो ये छोटा कर देगी, y को जीरो की तरफ भेजने लगेगी। जैसे अगर y बराबर मैं लिख दूं क्या, मान लीजिए 5 था, अगर मैं इसमें 10 से भाग करूंगा तो 0.5 आएगा, 100 से भाग करूंगा तो 0.05 आएगा, ठीक। अगर फिर किससे, 5 को 1000 से ही भाग करूंगा तो 0.005 आएगा। कहने का मतलब है जब मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, देख रहे हो जीरो की तरफ पहुंचता जा रहा है, 0.5 0.05 खत्म होते जा रहा है, खत्म हो जाएगा, जीरो की तरफ पहुंच रहा है, इसका मतलब होता है जीरो की तरफ पहुंच रहा है। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखिए कैसे बनता है, एक्स की वैल्यू को जब मैं जीरो की तरफ ले जा रहा हूँ, ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू को अगर मैं जीरो की तरफ ले जा रहा हूं तो मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। यानी कि अगर मैं x की तरफ हूं तो मेरा y कहाँ पे है, इनफाइनाइट की तरफ है। x की वैल्यू को मैं अगर इधर बढ़ा रहा हूं तो मेरी वैल्यू कहाँ जा रही है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, अब समझिए। अच्छा मैं समझाता हूँ, इधर आइए, इसके उल्टा उल्टा पढ़िए। अब मैं x की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 मतलब इधर लेकर आ रहा हूँ। अगर x की वैल्यू को जीरो लेकर जा रहा हूँ तो y में देखिए ये कहाँ पे जा रही है, ऐसे बढ़ती हुई जाएगी, अनंत तक जा रही है। लेकिन जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, x की वैल्यू को इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, जीरो। y ये है तो y की वैल्यू यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे नीचे नीचे आते आते एक टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगा, कब, लेकिन इनफाइनाइट पे पहुंचने के बाद, तो जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, ये 0 0 0 की तरफ होती चली जाएगी। तो ये ऐसा हमारा ग्राफ बनता है। कहने का मतलब ये ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। अब देखिए एक्स वाई नियतांक होता है हमारा, तब इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। अब देखिए, अब एक्स वाई नियतांक है, लेकिन ये नियतांक जो है हमारा कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अब बताइए दो चीज़ों का मल्टीप्लाई कब पॉजिटिव होगा, या तो दोनों क्या हों, निगेटिव हों, और या तो दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों।
तब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, एक धनात्मक नियतांक होगा। और दोनों का निगेटिव कब होगा, जब क्या हो, एक माइनस हो एक पॉजिटिव हो, या तो एक पॉजिटिव हो एक माइनस हो एक निगेटिव हो, तब इसका वैल्यू कितना आएगा, निगेटिव। यानी कि देखिए कैसे बनेगा इसका ग्राफ। पॉजिटिव नियतांक वाला कब होगा, जब पॉजिटिव होगा तो या तो पहले ये कौन सा है, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये हमारा कौन सा है, तीसरा। जब एक्स वाई कांस्टेंट होगा किसके, धनात्मक, तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से, यानी कि पहले और तीसरे में। और जब हमारा निगेटिव नियतांक होगा, कहने वाला ये नियतांक है तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक होगा तो दोनों का गुणा माइनस माइनस होगा तब पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर निगेटिव हुआ तो एक की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव है, या एक की पॉजिटिव एक की निगेटिव, तब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तब हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। सही है सही है। हाँ ठीक, इतना समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब है, आप खुद देखिए कि जब हम, यानी कि y और x में कैसा रिलेशन है, y व्युत क्रमानुपाती है। मतलब अगर x को बढ़ा रहे हैं, तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। x को बढ़ाने पे y घट रहा है, लेकिन अगर x को मैं क्या कर रहा हूँ, कम करूँ, तो y क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट। यानी कि दोनों में इसको ऐसा को क्या बोलते हैं, व्युत क्रमानुपाती। एक को बढ़ाओ तो एक दूसरा घटे, और एक को घटाओ तो दूसरा बढ़े, तो इसको क्या बोलते हैं, व्युत क्रमानुपाती। तो आयताकार अतिपरवलय का समझ में आया होगा ग्राफ ना, ऐसे ही बनता है इसका। चलिए इसमें एक चीज और बताते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई k है और इसमें r में ऐसा रिलेशन है, और कोई k है इसमें r में ऐसा रिलेशन है, r स्क्वायर। अब मुझे दोनों तरफ ही k और r में क्या बनाना है, ग्राफ। ऐसे कोई चीज होगी, ठीक, k और यहाँ पे k, इसमें भी k और r में बनाना है। एक मिनट के लिए समझ लीजिए, मैं आपको k की वैल्यू दे देता हूं, क्या 50 60 देता हूं, ठीक। अब देखिए k और r में कैसा है, यानी इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा और इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। दोनों में डिफरेंस तब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मान लीजिए के किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर के, उसमें आर स्क्वायर के। जैसे मान लीजिए अगर आर की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो आर की वैल्यू 2, अगर मैं के बराबर 60 ले रहा हूं तो आर की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो व्युत्क्रमानुपाती 2 से बढ़ाऊंगा तो 2 से घटेगा भी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। और अगर इसमें देखें कि अगर k बराबर 60 है हमारा और इसको 2 बढ़ाऊंगा तो ये आर स्क्वायर के होता है, तो आर स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 15। कहने का मतलब है आर को तो मैं सेम बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें घट ज्यादा रहा है, इसमें घट क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा घट जा रहा है, उसमें कम। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू 2 पे, ये ग्राफ कहाँ पे आ गया, 15 पे, और ये आर की वैल्यू 2 पे, ये ग्राफ हमारा कहाँ पे है, 30 पे है। यानी कि इसमें अगर आर की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, ये कम घटेगा क्योंकि ये आर की व्युत्क्रमानुपाती है, और ये आर स्क्वायर के, यानी कि ये डायरेक्ट इस सट से इसकी स्लोप खटाक से नीचे आ जाएगी, इसमें थोड़ा ऐसे बढ़ के हुए जाएगी, इसका इसमें एक्स एक्सिस से ऐसे पास होते हुए जाएगी और इसमें थोड़ा सा दूर से होती जाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे घटेगी, और वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और ये आर के व्युत्क्रमानुपाती है। आर की वैल्यू अगर मैं सेम भी लूंगा, यहाँ पे अगर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लेने के कारण यहाँ पे कितने से कम हो जाएगी, 4 से। इसीलिए इन दोनों की स्लोप में, या मतलब इन दोनों के ग्राफ में यही डिफरेंस होता है, ठीक। ये समझ में आया। तो चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा क्या है। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला का ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। पैराबोला यानी कि परवलय, परवलय का जो समीकरण होता है, परवलय में 4 समीकरण होते हैं, कौन कौन से। पहला समीकरण होता है y बराबर एक्स स्क्वायर, पहले मैं इसको बना के दिखाता हूं तो चारों देखेंगे। अब देखिए इसमें कैसे ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसे बनता है। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव रख दूं या x की वैल्यू पॉजिटिव,
तो किसी का स्क्वायर जो होगा, किसी का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगी, एक धनात्मक वैल्यू होगी। वास्तविक संख्या की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आयोटा आयोटा की बात करो। ठीक, अगर कोई किसी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, धनात्मक, तो मैं चाहे मैं एक्स की वैल्यू माइनस ले लूं या पॉजिटिव ले लूं, वाई हमेशा क्या होगा, वाई मेरा क्या है, हमेशा क्या है, धनात्मक है, हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू चाहे इधर आ जाऊं और चाहे इधर आ जाऊं y, तो मेरा बताओ ग्राफ के नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। खुद समझो, x की वैल्यू इधर कुछ भी कर लूं, y की वैल्यू इधर कुछ कर लूं, अब x की वैल्यू चाहे माइनस कर लूं चाहे प्लस कर लूं, y हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। कहने का मतलब आप x की तरफ भी कुछ भी कर लो, y माइनस एक्स की तरफ भी कुछ कर लो, ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा ऊपर हो जाएगा। और इसी के जगह पे अगर मैंने क्या लिख दिया, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो मुझे पता है ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा जब पॉजिटिव है तो ये माइनस हमेशा इसको निगेटिव बनाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे जो होगा y हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर y हमारा निगेटिव हो गया तो याद रखिए x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमारा हमेशा निगेटिव रहेगा, इसलिए ये परवलय का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा वाला जो इसके तरीके से ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, अब देखिए, अब दूसरा जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है, x बराबर होता है वाई स्क्वायर, सेम वही होता है, दूसरी तरीके बस कैसे बनता है ये देखिए, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखिए x बराबर वाई स्क्वायर, y की वैल्यू कुछ भी हो x हमेशा पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो x हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, y की वैल्यू कुछ भी हो x हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, खत्म। y की वैल्यू कुछ भी हो x हमारा हमेशा निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ये माइनस हमेशा इसको निगेटिव बनाएगा। y की वैल्यू कुछ भी हो x हमारा निगेटिव होगा, y की वैल्यू कुछ भी हो x हमारा निगेटिव होगा। ठीक, अब देखिए इसमें अब पता तो चले, पैराबोला इतने सारे ग्राफ पढ़ लिए, लेकिन इस परवलय के ग्राफ में क्या होता है, देखिए परवलय के ग्राफ में एक बात नोट करने वाली क्या है कि इसमें जो होती है x और y में से एक की घात क्या होगी, x व y में एक की घात एक होगी और दूसरे की घात क्या होगी, दो। इसमें ये नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक, देख लीजिए, चाहे y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 y की पावर 1, ऐसे पहचानेंगे ना कि कब हमको पता चल रहा है कि अगर मुझे एक की घात 1 मिल गई 2 तो मैं जान जाऊंगा वहां पे परवलय बनेगा। यहाँ पे भी वही है, फिर चाहे आगे वाले में आप देख लीजिए, इसमें भी y की पावर क्या है 2, इसमें 1, यानी कि ये क्या हो गया परवलय। और इसमें भी माइनस से क्या मतलब है, मेरे को घात देखनी है। ठीक, तो चलिए अब ये हो गया ना, समझिए y की वैल्यू कुछ भी हो, y इधर हो y इधर हो, x हमारा क्या होगा पॉजिटिव, तो x हमारा हमेशा क्या है पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बना है, ऐसे बना है, वहां पे भी उसका उल्टा है, इसका उल्टा है ना, इसके माइनस लगा दिया है। चलिए अब चौथा ग्राफ देखते हैं, चौथा ग्राफ हमारा क्या है, चौथा ग्राफ हमारा है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, अब दीर्घवृत्त और वृत्त, अब इन दोनों में देखिए दीर्घवृत्त का हमारा क्या होता है, समान इक्वेशन जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, यही होता है हमारा इसका क्या समीकरण। अगर इसका समीकरण हमारा ये है तो याद है, अब मैं पहचानूंगा कैसे, इसमें भी तो पहचानने की, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, अधिकतम। ज्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड यूज कर दे रहा हूं क्या, अधिकतम घात, इसमें हमारी अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये याद रखिएगा। और दोनों में कौन सा निशान है, प्लस का, यानी कि प्लस का हमारा क्या है, ये मस्ट है, यही होना चाहिए, निगेटिव नहीं। ठीक, तो हमारा क्या उसका समीकरण होता है दीर्घवृत्त। अब देखिए कैसे इसको प्लॉट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 1, वाई स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर, वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी। और इसी तरीके से y को अगर मैं 0 रख दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाए, सॉरी
अगर y को 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए। अब देखिए कैसे ग्राफ बनता है। ग्राफ को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक, देखो ऐसे हो गया। क्या पहला क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है, 0 की तरफ नहीं जा रहा है, 0 है। अगर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y पे, y एक्सिस पे हर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो y पे अगर हमारी 0 हो गई तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, एक मिल रही है प्लस बी और एक मिल रही है क्या, माइनस बी, ठीक। उसी तरीके से अगर y को 0 कर दो, y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्लस ए। ये प्लस ए हो जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस साइड है, इस साइड का क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का ए। अब इन दोनों चारों पॉइंट को मिला दीजिए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ठीक हो, क्योंकि हाथ से बनाना है, आखिर इसका ऐसे बनता है, ये होता है हमारा दीर्घवृत्त। अच्छा बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि मैं दो तरीके से दीर्घवृत्त बना सकता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिए। एक दीर्घवृत्त में चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, ठीक, ये एक हमारा दीर्घवृत्त हो गया। एक दीर्घवृत्त चाहूँ मैं ऐसे बना सकता हूँ, दो तरीके से बना सकता हूँ कि नहीं, एक में x की तरफ ज़्यादा, एक में y की तरफ ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। x की तरफ ज़्यादा कब बनेगा, जब a ज़्यादा होगा b से। अगर a ज़्यादा होगा b से तब हमारा दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। और जब b हमारा ज़्यादा होगा a से तब हमारा दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो क्यों, आप खुद सोचिए, a की वैल्यू x बराबर प्लस माइनस है, तो x की वैल्यू ज़्यादा, a की वैल्यू ज़्यादा करनी है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा तब ये वाली एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं क्या, दीर्घ अक्ष। और इस y वाले को क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, लघु अक्ष। और इसमें जब हमारा b बड़ा होता है इससे तो इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। और इसको तब क्या बोलते हैं, x वाले को लघु अक्ष। समझ में आ रहा है, लघु अक्ष, ठीक। तो यही हमारा समीकरण होता है। अब जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूं तो जैसे ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर बटे 25, वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1, और इसमें दे देते हैं एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 25 बराबर 1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होता है एक्स के नीचे ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, लेकिन तो ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। यहाँ पे बी होता है तो बी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता है एक्स में 5, एक्स में हमें ज़्यादा जाना है, वाई में कम जाना है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी ए की वैल्यू जो आएगी वो +-4 आएगी। इसके नीचे ए होता है, इसके नीचे बी होता है, ऐसे समझ लीजिए। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-5, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ए बड़ा है और बी छोटा है, यहाँ पे ए छोटा है बी बड़ा है, तो यानी कि ये वाई की तरफ ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो ठीक, दीर्घवृत्त अभी खत्म हो चुका है। इसमें याद रखिएगा दोनों की पावर कितनी होती है, 2 अधिकतम पावर। तो चलिए अब देखते हैं अपने पांचवें पे। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है हमारा वृत्त। वृत्त और दीर्घवृत्त में क्या अंतर होता है, देखिए वृत्त और दीर्घवृत्त, ये एक लिखिए, इसमें लिखा ही है, बताना उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए ये एक वृत्त एक विशेष प्रकार का दीर्घवृत्त है जिसमें दोनों अक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसमें दोनों अक्ष बराबर होते हैं। कहने का मतलब है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो दीर्घवृत्त कुछ नहीं है, मतलब वृत्त कुछ नहीं है, बस यही क्या है, इन दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी अलग थी, छोटा बड़ा था। लेकिन जो वृत्त होता है उसमें ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे ये भी ए स्क्वायर हो जाता है बराबर 1। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होती है, वृत्त की समीकरण। इन दोनों में क्या होता है, उन दोनों में ए और बी अलग अलग थे, लेकिन इसमें ए और बी, कहने का मतलब जो होता है वृत्त की त्रिज्या अलग तो होगी नहीं। तो यही ए हो गया हमारा ये, और ये हमारा बी हो गया बी, बी भी ए ही है अब, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त। मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन दे दे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर 16, वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो ये हमारी ए जो होती है त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, और वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, प्लस माइनस 4, लेकिन त्रिज्या नेगेटिव दूरी है समझ लीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो यही हमारा वृत्त होता है। तो इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, वृत्त हो गया। फिर इसके बाद कौन सा ग्राफ है, फिर त्रिकोणमितीय ग्राफ। अब देखिए त्रिकोणमितीय ग्राफ, अभी तो बहुत ग्राफ है, ग्राफ ही ग्राफ हैं। तो वृत्त त्रिकोणमितीय ग्राफ, त्रिकोणमितीय में आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए मैं पहला ग्राफ दे देता हूं, किसका, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स। अब मुझे पता है x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0। अगर x को मैं 90 डिग्री रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1। x की वैल्यू को क्या रख दूं, 180 रख दूं, तो इसकी 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। साइन x की वैल्यू फिर क्या रख दूं, 270 रख दूं अगर, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, -1 हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, साइन x की जो अधिकतम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो होती है +1, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। अब मान लीजिए इसका ग्राफ, ये जान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, साइन एक्स और कॉस एक्स के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे, लहर बनानी है आपको, क्या वेव, लहर बनानी है। देखिए समझिए जैसे कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हमको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो ये जान लीजिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि अगर ये मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, +1 तक जा सकता है, और या तो मिनिमम -1 तक जा सकता है। अब देखिए 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 90 डिग्री पे, ये यहाँ पे समझ लीजिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री पे ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 1 पे, 1 पे पहुँच गया। फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ गया 0 पे। फिर कितना है, 270 डिग्री, 270 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री पे कहाँ पे वैल्यू इसकी पहुंच जाती है, -1 पे पहुंच जाती है, -1, हाँ -1 पे पहुंच गई। और वो फिर 360 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यानी इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, समझ आ रहा है कैसे बनता है, लहर, लहर बनानी है, ठीक। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1, और मिनिमम कितनी होती है, -1। अगर y बराबर कॉस एक्स का दे दें, y बराबर कॉस एक्स का, तो हमको पता है अगर x की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी कि इसका वैल्यू, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम सीधा याद रखिए, मैक्सिमम कितनी होती है 1 +1, और मिनिमम कितनी होती है -1। यानी कि अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। तो यहाँ इसका 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, क्योंकि x बराबर 0, ऐसे समझ, इसको समझना सीखिए। देखिए कैसे कैसे ग्राफ पढ़ते हैं, देखिए x की वैल्यू 0, x यहीं पे 0 है हमारा, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक बार 1 पे जाएगा, फिर -1 पे, फिर लहर वाले ऐसे ग्राफ बनाने हैं। हाय देखिए कैसे, x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, y मतलब 1 है, फिर ऐसे ये 1 हो गया, और इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है -1। इसका भी लहर वाला ग्राफ ही बनेगा। लेकिन देखिए साइन में कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और कॉस में कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। अब चलिए आगे, इसका कौन सा ग्राफ है, 6वां ग्राफ हमारा कौन सा है, चरघातांकी ग्राफ है। अरे भगवान कितने ग्राफ हैं इसमें, ठीक। चलिए चरघातांकी ग्राफ देखते हैं। ये इतना शायद आपके काम ना आए 11th और 12th वालों के लिए, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, ठीक। चरघातांकी ग्राफ हमारा क्या होता है, y बराबर e⁻x, यही होता है हमारा y बराबर e⁻x। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर x की वैल्यू को क्या रख दूं मैं, 0 रख दूं, इसकी पावर 0, किसी की भी पावर क्या होती है 0, अगर 1,
एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दूं तो ई एक पॉजिटिव संख्या होती है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 होती है। अगर x की वैल्यू मैं क्या रख दूंगा इनफाइनाइट, तो ये 2.7 है। सोचिए 2 की पावर 5 32 6 64 ऐसे बढ़ते चले जाता है, तो ये 2.7 इनफाइनाइट रख दूंगा तो y की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या रख दूं मैं माइनस इनफाइनाइट रख दूं तो y की वैल्यू क्या होगी। अब चलिए रख के मैं दिखा देता हूं क्योंकि ये सब तो ईजी थे। लेकिन y बराबर e की वैल्यू क्या होगी माइनस इनफाइनाइट, और किसी की भी और अगर नेगेटिव है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट। और मुझे पता है अगर e की पावर में इनफाइनाइट लिख देता हूँ e की पावर में इनफाइनाइट तो y की वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट, यानी कि ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब सोचिए ये इनफाइनाइट में 1 से भाग देंगे तो y की वैल्यू किसकी तरफ जाने लगेगी 0 की तरफ जाने लगेगी। तो अब समझिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, समझिए। सबसे पहले x बराबर 0, हाँ x बराबर 0 पे कहाँ पे खड़ा हूँ मैं y पे खड़ा हूँ, y बराबर कितने पे 1 पे हूँ मैं, ठीक। x की वैल्यू किधर लेके जा रहा हूँ इधर लेके जा रहा हूँ इनफाइनाइट की तरफ, इधर लेकर जा रहा हूँ इधर किधर लेकर जा रहा हूँ इनफाइनाइट की तरफ। अगर इनफाइनाइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ इनफाइनाइट की तरफ अगर लेकर जा रहा हूँ तो x की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, x की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट इधर आ रहा हूँ तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है इनफाइनाइट, यानी कि ऊपर तरफ भाग रही है, यानी कि ऊपर की तरफ क्या हो रही है भाग रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है, ठीक। अब उसी तरीके से अब इधर देखिए अगर मैं x की वैल्यू को कहाँ रख रहा हूँ इनफाइनाइट, तो मुझे पता है y की वैल्यू कहाँ पे जा रही है 0। अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की यानी कि इसकी तरफ आ रहा हूँ अगर तो y की वैल्यू हमारी कहाँ जा रही है यानी कि 0, यानी कि ये नीचे ही चला आता रहेगा। ये इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक। पढ़ना सीख लीजिए कैसे ग्राफ पढ़ते हैं। x की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 0 y बराबर 1, x की वैल्यू इनफाइनाइट, x की वैल्यू को इधर लेकर आओ इनफाइनाइट की तरफ लेकर आओ तो y कहाँ जा रहा है इनफाइनाइट, तो जा रहा है ऊपर जितना जा ना सके। x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट है कि इधर बढ़ा रहे हैं अगर x की वैल्यू को, तो y कहाँ पे जा रहा है 0 पे जा रहा है। और कैसे जा रहा है मैं आपको बता चुका हूँ, 0 जा रहा है, यानी कि देखो ये 0 की तरफ आ गया। y की वैल्यू 0 होने का मतलब ये नीचे आ रहा है, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर जा रही है तो बढ़ता ही चला जा रहा है, y बढ़ता ही चला जा रहा है, ये 0 होगा 0 0 0। अब दूसरा हमारा ग्राफ कौन सा आता है y बराबर e की पावर माइनस। अच्छा इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो खुद से एक बार सोचिए कैसे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ। y बराबर किसी की पावर अगर होती है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की पावर x। अब देखिए यहाँ पे समझिए x, अब इसको आप खुद समझिए x बराबर 0, e की पावर 0 1 हो गया, 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1 हो गया। x की पावर को अगर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो y की वैल्यू किधर जाने लगेगी x की पावर। अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट रख दूंगा तो ये 2.7 की वैल्यू इनफाइनाइट बहुत बड़ी को 1 में भाग देना है यार, इतनी बड़ी संख्या को 1 में भाग देना है तो y सीधी सी बात है 0 में जाने लगेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू को मैं क्या रख दूं माइनस इनफाइनाइट की तरफ रख दूं तो y की वैल्यू किधर जाने लगेगी। आप ये सोचिए x की वैल्यू क्या रख दूं माइनस इनफाइनाइट रख दूं, समझ लीजिए यहाँ पे क्या रख दिया 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट रख दिया। किसी की पावर माइनस में उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ जाने लगेगी। अब इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो इसको तोड़ कर देखिए, तोड़ मरोड़ कर देखिए। सबसे पहले मैं देखूंगा x बराबर 0, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है 1 है, ये 1 है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, x की वैल्यू इनफाइनाइट इधर होती है, याद रखिए x की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, इधर लेकर जा रहा हूँ तो y हमारा कहाँ जा रहा है 0 जा रहा है। अब देखिए अगर मैं इधर लेके आ रहा हूँ x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या हो रहा है 0 जा रही है, यानी कि अगर जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y की वैल्यू यहाँ पे तो थी, अब इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है 0 0 0 0 0, ये इस तरीके से आ रहा है 0, ठीक, ये इस तरीके से जा रहा है। और x की वैल्यू जब निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ ले जा रहा हूँ, यानी कि इधर लेकर आ रहा हूँ, कैसे इधर लेकर आ रहा हूँ तो देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है। अगर इधर लेकर जा रहा हूँ तो y भी क्या हो रहा है इनफाइनाइट, यानी कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू इधर जाती रहेगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ती रहेगी। समझ में आया, तो सेम उसका उल्टा ग्राफ ही बना है यहाँ पे लगभग, हाँ शायद समझ में आया हो। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग एक एक प्लॉट करके देखेंगे कैसे बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यहाँ तक हमारे जो होते हैं सभी ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या क्वेश्चंस। और एक बात याद रखिएगा, ग्राफ 11th और 12th में इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। उधर स्लोप में क्या इंपॉर्टेंट था कि किसी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, तो इसी तरीके से इसमें भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ को हमको बनाना। याद रखिएगा मैंने शुरू में बोला था 11th वाले भी 12th का ग्राफ बनाएंगे, और ये बात सच है। बस धीरे से अब क्वेश्चन करना, अब तो पढ़ लिए ना जितना ग्राफ, सबको याद रखना है सबकी इक्वेशन क्या थी, पावर कैसे पहचानते हैं कि इसका ग्राफ होता है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, सरल आवर्त गति SHM त्वरण। ये सब आपको नहीं जानना, मैं आपको इक्वेशन दूंगा, बस आपको उसको क्या करना है उसका ग्राफ बनाना है।
हम्म, ठीक। सरल आवर्त गति में जो त्वरण का एसएचएम का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको अब मैं बता रहा हूं ए और एक्स में ही ग्राफ बनाना है। अब चलिए देखते हैं ए हमारा कहां पे है। जैसे देखिए ए हमारा कहां पे है, वाई पे है, ओमेगा स्क्वायर है, एक्स की जगह तो एक्स ही है। तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है वाई बराबर एम एक्स। वाई और एक्स की घात एक होती है, सरल रेखा, पता चल रहा है ना, मैंने बताया था वाई एक्स की घात। तो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे सी नहीं है, मैंने पढ़ा है वाई प्लस एम एक्स सी, तो सी बराबर हमारा क्या है, जीरो है। लेकिन एम की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, निगेटिव। सी की वैल्यू निगेटिव, यानी कि ग्राफ यहां से गुजरेगा। ठीक। दूसरी बात, एम की वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव होता तो ऐसे बना देते, निगेटिव होगा तो ऐसे बना देंगे। तो यानी कि इसका ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, जो इससे जा रहा है। समझ में आया कैसे बना, देखना है मुझे किस में ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ बनाने के मैं आपको बताता हूं कैसे बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले देखिए ग्राफ बनाना किस में है, ग्राफ बनाना किस में है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने इक्वेशन दी थी ए और एक्स में, तो मुझे पता चला ए और एक्स में और एक्स में। पता करो कि y में क्या है और x में क्या है। y में a है, x में x ही है। और फिर दोनों को क्या करो, y और x से रिप्लेस कर दो, यानी कि y x से बदल दो। जैसे मैंने a को यहाँ पे क्या लिख दिया, y, x को x ही रहने दिया। ठीक। और फिर उसके बाद स्लोप देखनी, अगर पॉजिटिव निगेटिव इसमें सरल रेखा थी तो इतने 3 पॉइंट्स है, यही कर लो, उसके बाद इक्वेशन मिल ही जाएगी। ठीक है, इसका स्लोप ऐसे बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। दूसरा ओम का नियम, ओम का नियम पे मैं आपको क्वेश्चन ही करा चुका हूं, तो ऐसा कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए लेकिन फिर से बता देता हूं। जैसे देखिए ओम का नियम हमारा क्या होता है, v बराबर आई आर, और आपको v और i में ग्राफ बनाना है। तो v बराबर आई आर, देखिए v, अब मैंने क्या बताया, v और i में ग्राफ बनाना है, पता कर लिए। v y में है, y से रख दो, i हमारा x में है, x में रख दो r और x। t फिर दिख रहा है y बराबर एम एक्स, r पॉजिटिव है हमारा, यहाँ पे प्रतिरोध धनात्मक है, तो x यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर ये जीरो है तो y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स, यानी कि r पॉजिटिव है, खत्म। c हमारा जीरो है। अगर c कुछ होता तो यहाँ से ऐसे काट के बना देते। और मुझे पता है अगर मैं इसकी स्लोप निकालूंगा m बराबर tan थीटा, अगर ये tan थीटा है तो ये हमारा क्या है, डेल v अपॉन डेल आई है, और ये जो हमें क्या देता है, प्रतिरोध देता है। समझ में आया, ये तो हम पीछे कर चुके हैं। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्या, गति का पहला समीकरण। गति का पहला समीकरण देखिए, गति का पहला समीकरण हमारा क्या है, गति का पहला समीकरण होता है क्या, v बराबर u प्लस ए टी। अब मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नेगेटिव, v u a t सब। तो मुझे v और t में बनाना है, और सब कांस्टेंट है, कोई अलग चल नहीं रहा है। तो v हमको y में है, u को छोड़ो अभी, प्लस a, और t हमारा क्या है, t हमारा x में है। कहा तो पहले पता करो किस में बनाना है, फिर उसको y x से रिप्लेस कर दो, अपने आप मिल जाएगा। y और x की पावर 1 दिख रही है, सरल रेखा होगी, लेकिन y बराबर ए एक्स प्लस यू है, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का है, c बराबर हमारा क्या है, u है, m हमारा क्या है, a है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। c हमारा क्या है, पॉजिटिव हो गया, c की जगह, c किसकी जगह, u, सरल रेखा का ग्राफ है, पॉजिटिव है, ऐसे काट दें। अगर उसी की जगह ये हमारा क्या होता, a निगेटिव होता, अगर a हमारा निगेटिव हो जाता तो यही इसका ग्राफ कैसे चला जाता, ऐसे चला जाता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा ग्राफ हमारा क्या है, अब जल्दी जल्दी निपटाएंगे। प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये क्लास 12th में है, हाँ 12th में ही। ठीक,
प्रकाश वैद्युत समीकरण देखिए, इसमें जो सूत्र होता है एच न्यू बराबर होता है फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आपको दे रहा हूं, बताइए, बनाइए काइनेटिक एनर्जी और न्यू में ग्राफ आपको बनाना है। तो सबसे पहले पता चल गया किस में बनाना है। दूसरा बात, उसको रिप्लेस करो, खत्म करो। काइनेटिक एनर्जी वाई में है, न्यू हमारा किस में है, एच मतलब एक्स में, तो एच एक्स बराबर फाई। अब इसको अलग अलग करो, वाई बराबर, वाई को इधर लेकर आओ, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एच एक्स, हाँ फाई इधर आ जाएगा माइनस फाई। अब ये किसके रूप का हो गया, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। यही सोच लीजिए आप 12th में जब पढ़ेंगे तब आपको ग्राफ का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम यहीं से सीख के जा रहे हैं। एम की जगह एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव। सी की वैल्यू क्या है, निगेटिव। सी की वैल्यू मुझे क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। सी की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, ठीक। और इस सरल रेखा का ग्राफ होगा, क्योंकि वाई और एक्स की पावर क्या, और मुझे पता भी वाई बराबर एम एक्स की सरल रेखा का समीकरण है। नहीं तो यहाँ देखो पावर दोनों की एक है, तो अब यहाँ इसको कैसे बना देंगे। अब देखिए ऐसे बनाऊं कि ऐसे बनाऊं, 90 डिग्री से ज़्यादा वाला बनाऊं कि कम वाला, क्यों, क्योंकि एच हमारा पॉजिटिव है, तो यानी कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा सरल रेखा की तरह। ये सरल रेखा नहीं है पर इस स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सी, तो यानी कि सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे फाई, यही सी है हमारा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा, यही तो है चुंबकीय क्षेत्र। किसी कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला भी तो पता नहीं है, लेकिन जब पता चल जाएगा तब ग्राफ कैसे बनाएंगे। बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, बी को दिखाते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2r। तो मुझे बी और आर में बनाना है। अब देखो बी और आर, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट, ये देखिए इसको खैर छोड़िए, बी बराबर क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू आर में मुझे ग्राफ बनाना है, यहाँ पे आर वो वाला बना दिया हूँ, वहाँ पे वो, ठीक, यहाँ पे आर। अब मुझे बताइए ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। बी बराबर मान लीजिए कोई कांस्टेंट आर है, अब इसका गुणा हो जाएगा बी आर बराबर सी। और मैंने क्या बताया था, एक्स वाई का गुणा अगर कांस्टेंट हो, बी की जगह क्या पे रख दो, बी की जगह वाई रख दो, आर की जगह क्या रख दो, एक्स रख दो, सी। एक्स वाई का कांस्टेंट हो गया क्या, तो मुझे क्या पता चल गया किसका ग्राफ है, अति हाइपरबोला। यानी किसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, खत्म, ठीक, समझ में आ रहा है ना। और ऐसे भी देख लो, ऐसे डायरेक्ट देखा को बी इसके समानुपाती, एक को बढ़ाएंगे एक घटेगा, खटाक से यही वाला ग्राफ बना देंगे। अब छठवा हो गया, सतवा, सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में वेग, ये वाला देखिए थोड़ा सा शायद ये टफ पड़े आप सबको, लेकिन समझेंगे तो सब हो जाएगा। सरल आवर्त गति में वेग का जो सूत्र होता है, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, यही होता है, ठीक। तो v अगर, अब देखिए यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, सीधा वर्ग कीजिए, v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला वर्ग हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा कराइए, बी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी इसको एक्स वाला इधर ले आइए, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे एक, इसको ले आइए दोनों में गुणा करा दीजिए, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओमेगा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर बटे ए ओमेगा का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर में एक। ये कुछ दिख रहा है आपको, किसमें बनाना है, ये तो ग्राफ ही नहीं बता, v और x में बनाना है। तो b कहाँ पे, y में लिखो, वाई स्क्वायर बटे ए ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर एक। अब शायद दिमाग की बत्ती खुल गई हो, y के नीचे ए कुछ भी हो सकता है, देखो ए ओमेगा हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब
वाई एक्स के नीचे क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, ए की। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, और बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ओमेगा। ठीक हो, देखिए अब इसका ग्राफ कैसे कुछ बन जाएगा ऐसे। अब मुझे पता नहीं है कि कैसा ये बड़ा वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है। तो एक में मुझे पता है, एक में ए ओमेगा है, दूसरे में माइनस ए ओमेगा है, एक में क्या है, ए है, और एक में माइनस ए। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। है ये दीर्घवृत्ति है नहीं यार, कहेंगे कितना वैसे बना दे रहे हैं, बेगारी करने नहीं आया हूँ, बना देता हूँ सही से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए, दीर्घवृत्त हमारा बनेगा नहीं सही, फिर भी चाहे जो कर लूँ मैं। ये ए ओमेगा हो गया, ये माइनस ए ओमेगा, ये ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। तो मिला के इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। देखिए यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी इतना नहीं आता। पहले तो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताते हुए जा रहा हूँ, आप वही देखिए, फिर बाकी तो हम सब देख ही लेंगे। गतिज ऊर्जा ये वाला देखते हैं, ये वाला बढ़िया है, इसमें मैं आपको दो ग्राफ बनवाता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और v में बनाना है। ठीक, अब इसको रखो y बराबर 1/2 mx²। ये सब कांस्टेंट में आ गया, इसको छोड़ो, y बराबर, क्योंकि किसी का द्रव्यमान कांस्टेंट होगा, ये संख्या कांस्टेंट होती है, kx²। अब क्या दिख रहा है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, पर वल्ले दिख गया कैसे। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो y x की वैल्यू कुछ भी रख लो ये पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू आप निगेटिव रख लो तो भी y पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि y हमारे हमेशा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर अब चाहे x में हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी, और v में ग्राफ बनाना था ना, हाँ ठीक तो है, x में हमारा v है, तो यानी कि मैं v का मान कुछ भी रख लूँ, कुछ भी, हमारा काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो यानी कि v इधर से कुछ रख लो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से कुछ रख लो पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म। अच्छा, अगर मान लो मैं काइनेटिक एनर्जी और v में नहीं ग्राफ दिया, मैं दे दिया काइनेटिक एनर्जी और v² में ग्राफ, अब बताओ कैसे बनेगा। दिमाग कान खोल के सबसे पहले बना दो जिसमें ग्राफ बनाना है। k की जगह पे क्या है, y है, 1/2 m, v² की जगह क्या है, v। अब पहले बात तो v था, तो v को रखे तो x² होगा, लेकिन v² है, v² को ही पूरा x रख दो, तो y बराबर ये पूरा कांस्टेंट है cx, या फिर mx कुछ भी रख लो, y बराबर cx, दोनों की पावर 1 हो गई, सरल रेखा दिख रहा है, बीच में कुछ नहीं है, अंतःखंड कुछ नहीं है, तो y बराबर mx + c। m हमारा क्या है, ये पूरा ये पॉजिटिव है, और कहाँ से जाएगा, c कुछ है नहीं, यानी कि m हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसमें ग्राफ बना रहे हैं, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उन्हीं के हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गतिज ऊर्जा का ग्राफ हो गया। आदर्श गैस समीकरण, ये क्लास 11th में है, पीवी बराबर एनआरटी, इसमें ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। अब इसमें कह दिया है क्या, आइडियल गैस नियत ताप पर, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो पीवी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक, पॉजिटिव में ले लिए, तो पीवी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो मैंने बताया है पी और वी में ही आपको ग्राफ बनाना है। तो P कहाँ पे है, Y में है, V कहाँ पे है, X में है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई जी। तो फिर क्या बना लेंगे हम, अति परवलय। अच्छा चलिए एक ग्राफ मैं इसमें ही देता हूं आपको, P और T में ग्राफ बनाइए, P और T में ग्राफ बनाइए, जब हमारा क्या है, V को मैं कांस्टेंट दे रहा हूं। हाँ V कांस्टेंट है, तब आपको P और T में ग्राफ बनाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले पी बराबर एन आर टी, जो जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लिए, पी बराबर एन आर बाई वी, ये हमारा पूरा कांस्टेंट है। टी, पी हमारा वाई में है, इसको वाई में लिख लीजिए, ये हमारा कांस्टेंट है। एम, टी हमारा क्या है, एक्स, किसका समीकरण आ गया, प्लस सी, सी क्या है 0, किसका समीकरण आ गया, सरल रेखा का ना। किसमें ग्राफ बना रहे हैं यही इंपॉर्टेंट करता है, यहाँ पे वी कांस्टेंट, ये जाने रही है आपसे लगभग, ये कौन सा जिसमें v कांस्टेंट होता है उसको कौन सा नियम बोलते हैं, गैल-लुसेक लॉ बोलते हैं। तो आपको नियम में जब आने को आ जाएगा तब आप कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे क्यों, एम
इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, एम पॉजिटिव सी कुछ नहीं, एम पॉजिटिव सी कुछ नहीं। अब देखिए इसी में मैं आपको देखो कुछ और ग्राफ बनवा ही देता हूँ, छोड़ो। हाँ, भी को इसमें कांस्टेंट दे रहा हूँ और इसमें पी को कांस्टेंट दे रहा हूँ। तब आपको किस में बनाना है, पी और टी में बनाना है, और यहाँ पे पी कांस्टेंट है तब भी और टी में बनाना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे देखना है कि किस किस में ग्राफ बनाना है और क्या क्या कांस्टेंट है। मुझे पता है पी वी बराबर होता है एन आर टी, किस में वी कांस्टेंट है, वी को इधर पटको, पी बराबर क्या हो गया एन आर बाई वी, टी में बनाना है, पी हमारा वाई में है, ये कांस्टेंट है, टी हो गया, वाई बराबर सी एक्स या एम एक्स कुछ भी लिख लो, एम एक्स लिख लो ही तुम। तो ये किसका आ गया, सरल रेखा का, जिसमें एम पॉजिटिव है और सी हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें P कांस्टेंट है तो पी भी बराबर क्या होता है एन आर टी, P कांस्टेंट है इसको इधर पटको, V बराबर एन आर बाई पी, टी कांस्टेंट हो गया। तो मुझे पता है ये दिख रहा है y बराबर एम एक्स दिख रहा है, V और C में कैसा ग्राफ आ गया, सरल रेखा m पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे हो, सही है। ठीक, ये सब आपके लॉ हैं, क्लास 11 में जब आप लोग इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे तब खुद ही जान जाएंगे। तो अभी देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नीचे दिए गए भी आप ग्राफ में से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दें। दो प्रतिरोध रेखाएं दी गई जिसमें रेखा एक का झुकाव रेखा दो से अधिक है, बताइए R1 वी आई ग्राफ का स्लोप। दो प्रतिरोध रेखाएं दी गई हैं जिसमें रेखा एक का जुड़ाव, और ये चलो अच्छा बता देता हूं, ऐसे नहीं तो वी और आई ग्राफ बना है जिसमें दो रेखाएं हैं, रेखा वन का झुकाव रेखा दो से अधिक है, यानी कि रेखा हमारे एक होगी क्योंकि इसका झुकाव ज्यादा है किससे, दो, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक, अब बताने किसका प्रतिरोध क्वेश्चन तो मैं करके आ चुका हूं। मुझे पता है भी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है m बराबर टेन थीटा, वो क्या देता है प्रतिरोध, किसका स्लोप ज्यादा है, हाँ किसका स्लोप ज्यादा है, R1 की R2, कहाँ से बॉल जल्दी आएगी, यहाँ से कि यहाँ से, जहां से जल्दी आएगी, यानी कि R1 ग्रेटर देन क्या है मेरा R2। खत्म, दूसरा सवाल करते हैं। वो ग्राफ पर बिंदु 0,20 और झुकाव दिया गया है, x बराबर 4 पर रेखा की प्रवणता क्या होगी, नोट सरल रेखा, हाँ भाई इसको नोट कर लेना। सरल रेखा की ढाल जो होती है वो हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा कैसे बताऊं, देखो ढाल क्या होती है रेखा की, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण ना, ये थीटा हो गया। ठीक, मैं यहाँ पे ढाल निकालूं, मैं यहाँ पे ढाल निकालूं, मैं यहाँ पे ढाल निकालूं, सब कोण क्या होंगे थीटा, एकांतर कोण है सब थीटा, तो हर जगह स्लोप बताओ अलग अलग आएगी नहीं, इसीलिए सरल रेखा की स्लोप क्या होती है, हर जगह सेम होती है। अब देखो इसको कैसे, ये एक ग्राफ हो गया, ग्राफ पर हमको एक बिंदु दिया गया है क्या 0,20, ठीक, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 20 है, और एक सरल रेखा मान लीजिए ऐसे हमारी गई है, और यहाँ पे ये समझ लीजिए 8,0 है, और यहाँ पे कहीं 4,0 है। तो x बराबर किस पे कहा है, 4 पर रेखा की हमको क्या करनी है, प्रवणता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर निकालनी है हमको, है ठीक, यहाँ पे हमको क्या करनी है, प्रवणता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, ठीक चलो, इसका प्रवणता निकालने का मैंने आपको दो तरीका बताया, या तो एक इसको ले लेते हैं थीटा, या ये जो अल्फा कोण बना रहा है इसको ले लेते हैं, और जब अल्फा लेते हैं तो क्या करते हैं माइनस पहले से लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे खींच दूं तो ये अगर अल्फा है, ये अल्फा है, तो मेरा एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक, अगर ये अल्फा है तो ये बताइए, ये अल्फा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा कि नहीं, ये अल्फा हो जाएगा कि नहीं, मुझे प्रवणता ही तो निकालनी है। तो m बराबर क्या होता है, माइनस का टेन अल्फा मेरे लिए हो जाएगा, मुझे अब टेन अल्फा की वैल्यू पता करनी है। अगर ये मेरे लिए ये अल्फा है, सोचिए ऐसे है, कैसे है, ऐसे,
तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, कहने का मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एक आंतर कोण है। तब यहां से मैं tan अल्फा की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। तो मुझे क्या पता है, tan अल्फा बराबर लंब क्या हो गया 20 और आधार कितना हो गया, यहां से आधार ये इसका आधार हो गया, लंब अगर ये है तो आधार की कितनी लंबाई 8, तो इसको काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2, इसकी स्लोप क्या आ गई -5/2। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, इसको समझ सकते हैं आप, ठीक। ये कैंसिल होता है, ठीक, मैं कैंसिल कह रहा हूँ। अब चलो दूसरा, बहुत से ग्राफ है, आप ये जान लीजिए इतने ग्राफ मैं आज बनवा दूंगा ना कि आप फिर क्लास 11th और 12th, अभी 12th वाला मैंने कोई ग्राफ नहीं बनवाया लेकिन अब बनवाऊंगा, अभी रुक जाइए। रेखा वाई अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है और रेखा 2 x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। चलिए देखते हैं, ये वाई हो गया, रेखा की बात कर रहा है। रेखा 1 y अक्ष के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यानी कि ये कहीं रही होगी और इसके साथ क्या बना रही है 30 अंश का कोण, ये रेखा 1 हो गई। और रेखा 2 x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, ये कहीं रेखा रही होगी, रेखा 2 जो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है 45 अंश। समझ में आया कैसे बना? दोनों की ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल क्या होता है, x अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया क्या धनात्मक कोण की tan थीटा। तो रेखा 2 की तो मुझे पता ही है tan थीटा 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू, इसकी ढाल कितनी आ गई 1, क्योंकि 2 का पता है, 1 का निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल पता करना होगा, ठीक। अब ये वाला एंगल पता करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है, ये 90 है, ये 45 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 45 30 75 और 90 में से घटा देगी तो कितना हो जाएगा 15, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 60, 45 और 15 60, यानी कि रेखा 1 की क्या आ जाएगी वैल्यू, tan थीटा 1 बराबर tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये इसकी ढाल आ गई, खत्म। कुछ था नहीं था, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ क्लास 12th की ग्राफ के, जो मुझे मतलब देखो, अब मैं आपको एक पहले वैसे क्वेश्चन कराता हूं, y बराबर a sin ओमेगा टी। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो मुझे पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, लहरदार ग्राफ होता है, ये तो पता है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू, अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a तो चेंज नहीं होगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 + 1 होती है, तो y और इसकी जगह a × 1 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि y मैक्स कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से y मिनिमम कितना आ जाएगा, y मिनिमम साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो -1 -a हो जाएगा। y की वैल्यू अगर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y बराबर भी 0 कब हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा हमारा ये एंगल ओमेगा टी या थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a sin थीटा, कुछ भी, ओमेगा टी थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाता है, ठीक। तो मुझे पता है कि y और t में ही मुझे ग्राफ बनाना है। y और थीटा कर लेते हैं, इसको a sin ओमेगा टी लिखो या थीटा लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मुझे पता है इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +a तक जाएगी या तो -a तक जाएगी, ठीक। और मुझे इतना पता है y x जब थीटा 0 होगा तो y भी 0 होगा, यानी कि ऐसे कुछ ग्राफ इसका बन जाएगा, ऐसे बनता चला जाएगा, ये मतलब यहाँ तक जाएगा, सॉरी, ठीक ठीक ठीक। अगर ये वाला ना समझ में आया तो ये वाला देखो, y बराबर cos t लेते हैं और y और t में ग्राफ बनाते हैं। तो मुझे इतना पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू a cos t लेते हैं, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो y की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 a हो जाएगी, cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है तो y की वैल्यू माइनस मिनिमम हो जाएगी। तो मुझे पता है y ज़्यादा से ज़्यादा +a में जा सकता है या -a में जा सकता है, लेकिन cos की जो cos 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि जब t हमारा 0 होगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि हमारा ग्राफ साइन वाले में कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था यहाँ से, लेकिन इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इस तरीके से कुछ ग्राफ जाता है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब तीसरा ग्राफ, अब क्लास 12th में 11th वालों समझो, कुछ है नहीं 12th में ग्राफ। अब मैं जो बता रहा हूँ आप बस उसको देखो कैसे बनता है।
उसमें फ्लक्स का ग्राफ होता है BA cos थीटा, I का जो होता है I नॉट साइन थीटा, और V जो होता है V नॉट साइन थीटा। और आपको तीनों का दे देता है ऐसे ग्राफ बनाने को, 1 2 3। एक में दे देता है फाई और टी में ग्राफ बनाना है, थीटा सॉरी, और एक यहां पे क्या हो जाएगा V और थीटा में, और एक I और थीटा में। ठीक, चलो देखो, अब मुझे पता है, आप खुद सोचो, यहाँ पे कॉस है, कॉस की वैल्यू हमेशा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा खुद दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इस फाई की मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगी। साइन ऐसे सोचो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि बी ए वो चेंज नहीं कर सकते, यही साइन थीटा कॉस थीटा चेंज होगा। और तुमको पता है कि फाई की वैल्यू जो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से, अपने मैक्सिमम से। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी ए, और मिनिमम तक कितना जा सकता है? -BA तक जा सकता है। तो यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, और इसमें V और I में ग्राफ बनाना है, V और थीटा में। तो इस मुझे पता है साइन थीटा मैक्सिमम होता है, तो V नॉट होगा, थीटा की वैल्यू 0, साइन की यहाँ से स्टार्ट होती है याद रखिए, और कॉस की अपने मैक्सिमम से, इसकी 0 से स्टार्ट होती है। तो मुझे पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 + 1 होती है, तो V मैक्सिमम कितना हो जाएगा? V नॉट, यानी कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? V नॉट, यानी कि ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। तो लेकिन ये 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम तक, फिर नीचे होगा, फिर नीचे अपने -V नॉट तक जाएगा, फिर यहाँ से V नॉट तक जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। उसी तरीके से इसका I = I नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपने I नॉट तक, I नॉट मैक्सिमम तक जाएगा, और यहाँ पे -I नॉट तक जाएगा। लेकिन कहाँ से? साइन वाला हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। साइन और कॉस में यही करना है कि ये कॉस अपने मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, लेकिन साइन वाला 0 से स्टार्ट होता है। और ग्राफ देखें, और क्लास 10th में और कौन से ग्राफ हैं? हाँ, एक धारावाही चालक के कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E = 2K λ/r होता है। ठीक, और E और R में आपको ग्राफ बनाना है, E और R। तो मुझे दिख ही रहा है E और B उत्क्रमानुपाती है, क्या 1/r को बढ़ाएंगे 1 घटेगा, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। ER बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मुझे पता चल रहा है कि ये परवलय का ग्राफ है, यानी कि कैसा? अति परवलय, सॉरी हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक, और ठीक और ग्राफ, चलो एक मैं बताता हूँ आपको बढ़िया सा, जो अब क्लास 12th में आएगा। देखिए, एक चालक हो गया जिस पर आवेश है, इस पर आवेश है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है 0 होता है। इसकी सतह पर E बराबर होता है KQ KQ/r², और इसके बाहर किसी पॉइंट पर R, E बराबर होता है KQ/r²। ठीक, अब E और R में आपको ग्राफ बनाना है, देखो कैसे बनाते हैं E और R, ये तो आएगा देख लीजिए। ठीक, E और R में ग्राफ बनाना है, तो सोचिए कैसे। E की वैल्यू कब तक 0 है? जब तक हम क्या हो गए? सतह पे नहीं पहुंच गए। E की वैल्यू इसके अंदर 0 है, लेकिन जब सतह पे पहुंच जाते हैं तो सतह पर क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र का मान KQ/r², यानी कि जब R हमारा जो दूरी है वो जब त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो मेरे पास एक चीज क्या मिल जाती है? वैद्युत क्षेत्र। फिर जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमको हर एक पॉइंट पर r², कहने का मतलब है बाहर किसी भी पॉइंट पर क्या हो रहा है? KQ/r², यानी कि जो बाहर हमारा R होगा वो हमेशा हमारी त्रिज्या से ज्यादा होगा कि नहीं? जैसे त्रिज्या के बाहर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? R बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। R अगर बढ़ रहा है तो E की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी होती जाएगी। तो R हमारा सबसे छोटा कितना होगा कि जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र मिलेगा? यानी कि R वो मिनिमम वैल्यू है। R से छोटी वैल्यू जैसे करोगे विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, R से बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा, यानी कि R = R पर हमें मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र मिलता है। तो आप खुद सोचिए, ये R है, यहाँ पे कहीं रहा होगा, ये R = R हुआ होगा, और ये R R रहा होगा, और यहाँ पे जाएंगे तो R = R हो जाएगा। R जब तक R से छोटा है तब तक हमको वैद्युत क्षेत्र ही नहीं मिल रहा, यानी कि हमें E मिल ही नहीं रहा, यानी कि हम 0 0 0 0 ही हैं, 0 ही हैं। लेकिन जैसे R = R पर पहुंचते हैं, हमें पता है कि अब R बढ़ेगा, अगर R से बढ़ा तो वैद्युत क्षेत्र घटता चला जाएगा, यानी R पे हमको क्या मिलती है? E की एक मैक्सिमम वैल्यू मिलती है R पे।
आर पे जो है हमको क्या मिलती है, ई की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा वो हमको क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और इसके बाद अब वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। लेकिन घटेगा कैसे, ई बराबर क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर ई हमारा आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो मुझे बताया था अभी, जब एक चीज़ बढ़ाओ एक चीज़ घटेगी तो इसका ग्राफ कैसे बन जाता है, इस पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। और इसके बाद अब इसकी वैल्यू कैसे घटती चली जाएगी, ऐसे परवलय की तरह। मतलब आर की वैल्यू जब हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र और आर के बीच ग्राफ बनता है। ये क्लास 12 का ग्राफ है। और क्लास 12 का एक ग्राफ और होता है जो कैसे बनता है, देखिए जब वी और आर में, यहाँ पे वी जो होता है के क्यू बाई आर कॉन्स्टेंट होता है, इसकी सतह पे भी यही होता है, के क्यू बाई आर ही होता है इसकी सतह पर। लेकिन जब अब इस केंद्र से बढ़ते जाएंगे तो v बराबर के क्यू बाई आर घटता, मतलब आर, अब यहाँ पे जो भी आर, यहाँ पे आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि आर बढ़ रहा है। तो मुझे भी और आर में ग्राफ बनाना है, तो ऐसे यहाँ पे ठीक यहाँ पे भी लिखिए, आर स्मॉलर देन है आर के, एक पॉइंट पे आर बराबर हो गया आर के, और एक पॉइंट पे आर क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया आर के। अब मुझे बताइए v के अंदर के क्यू बाई आर सतह तक, आर से लेके आर तक, आर की वैल्यू 0 से लेकर जब तक आर है तब तक उसकी वैल्यू के क्यू बाई आर, यानी कि कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे कहीं रहा होगा, मान लो ये रहा होगा हमारा के क्यू बाई आर, ये जब तक हम आर की वैल्यू कर रहे हैं तब तक ही हमारा ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही चल रहा है। मतलब यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब इसके बाद आर बदलता जाएगा, ये आर हमेशा बदलता जाएगा। v और आर में कैसा है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। और इसका मुझे पता है कि वी आर अगर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ से आर का गुणा कर देंगे, वी आर बराबर के क्यू। अब ये के क्यू हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो मुझे पता है किसका ग्राफ होता है, अति परवलय का ग्राफ होता है, यानी कि ये ऐसा कुछ बनेगा। उसमें देखिए क्या अंतर था, उसमें क्या अंतर था कि यहाँ पे हमको पता है ई 0 मिलती है, तो यहाँ पे देखो 0 है, ई हमको क्या मिल रहा है, 0, कुछ नहीं, ई मिल ही नहीं रहा है। फिर यहाँ पे आर सबसे मैक्सिमम हो जाता है, तो इसके बाद खट घटता चला जाता है। और इसमें क्या हो रहा है कि मुझे ई अंदर भी वी मिल रहा है, तो वी कांस्टेंट है, लेकिन कब तक, जब तक आर के बराबर है। उसके बाद वी और आर को बढ़ाते जा रहे हैं, वी घटता जा रहा है, आर को इनफाइनाइट कर देंगे, वी खत्म हो जाएगा। और याद रखिए अनंत पर वी मतलब विभव होता है, विभव शून्य भी होता है, ठीक। तो ये हमारा है। और कोई क्लास 12 में ग्राफ है नहीं, लगभग इतने हैं, इतना जितना मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया है इससे बाहर कोई ग्राफ ऐसे जाने वाला नहीं है। क्लास 11 12 में जो भी ग्राफ होंगे, आपको ग्राफ की एक समझ मिल गई होगी। अब आप ये समझ गए होंगे, आपको स्लोप समझ में होगा, आपको ग्राफ समझ में होगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं, इतने सब ग्राफ हैं। तो इसको रटना नहीं है मुझे, एक एक चीज़ देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये तो पूछ लिया जाता है। ये तो जेईई और नीट में भी लगभग ऐसे दे देता है कि ये किसका ग्राफ है, किसके बीच बना है, तो ये बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी। बाकी याद रखिएगा कि बिना बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ होने वाला नहीं है फिजिक्स में। तो अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। बाकी अब लगभग 4 से 5 लेक्चर होंगे, तो आप याद रखिएगा कि हमारी रीड है, बिना फिजिक्स इसके होने वाली नहीं है। तो आज ग्राफ खत्म किए, इसके बाद अवकलन और समाकलन, फिर ऐसे खत्म होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग बेसिक मैथ को ख़त्म कर देंगे, फिर अपना फिजिक्स को चलाने लगेंगे। धीरे धीरे 11th और 12th की फिजिक्स चलती रहेगी। बाकी आपको कैसी क्लास लगी आप सब बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलते ही नहीं है। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम तरुण तिवारी, धन्यवाद।